खूबसूरत तो मैं बहुत ही थी। मेरे में कोई कमी भी नहीं थी। जो कोई मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। परंतु फिर भी न जाने क्यों मेरे माँ पापा ने मेरी शादी एक लंगड़े इंसान से करवा दी, जिससे कि मैं बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। परंतु एक दिन उस बरसाती तूफानी रात में मेरे साथ वह हुआ जिसने कि मेरी जिंदगी ही पूरी तरह से बदल कर रख दी। और फिर मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे ज्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मुझे मेरी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। और इसी खूबसूरती के घमंड में मैं किसी भी लड़के को कोई भाव नहीं देती थी। जब मैं जवान हुई तो मैं सोचने लगी कि जिस कदर मैं खूबसूरत हूँ, मेरा होने वाला पति भी मेरी ही तरह खूबसूरत होगा, वह भी किसी राजकुमार से कम नहीं होगा। लेकिन यह मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई थी जो कि अपाहिज था और लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। मेरे माँ पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी उस लंगड़े से करवा दी और विदाई के वक्त सिर्फ इतना ही कहा, यह लड़का तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा, क्योंकि यह दिल का बहुत ही अच्छा है। मुझे अपने माँ पापा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। मैं बहुत ही रोई कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और आज मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। शादी को लेकर मैंने कई सारे सपने संजो कर रखे थे। मैंने सोचा था एक हैंडसम अमीर और खूबसूरत लड़के से शादी करूंगी, मेरी जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाएगी। पर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने पापा से कहा भी था कि पापा, मैं किसी लंगड़े से नहीं बल्कि किसी हैंडसम लड़के से ही शादी करूंगी। आपको तो पता है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और मेरे अंदर कोई भी खोट नहीं है। तो फिर आखिर आप ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं? पापा ने साफ कह दिया, तुम अभी यह बात नहीं समझोगी कि मैंने तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ क्यों तय की है, क्योंकि तुम सिर्फ ऊपर की खूबसूरती को देख रही हो, उस लड़के के दिल को नहीं देख रही हो, जो कि तुम्हें समय आने के बाद ही पता चलेगा। पापा की बातों को सुनकर मैं चुप हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कॉलेज में मेरे चाहने वालों की कमी ना थी। हम तीन बहनें हैं और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। पापा अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब मेरा रिश्ता आदित्य की तरफ से आया, मेरे पापा ने झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि आदित्य बिना दहेज के मुझसे शादी को कर तैयार थे। उसने कहा था उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दे। आदित्य की इस बात ने मेरे पापा का दिल जीत लिया था और तभी पापा ने कहा कि बेटी तानिया, यह लड़का बहुत ही अच्छा है, तुझे जीवन भर बहुत ही खुश रखेगा। मैंने कहा, पापा, हम कोई इतना भी गरीब नहीं है कि आप किसी से भी मेरा रिश्ता तय कर दे, जबकि मैं दिखने में भी इतनी खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मेरे अंदर तो कोई भी कमी नहीं है। फिर आप मेरी शादी एक लंगड़े लड़के के साथ क्यों करना चाहते हैं? आप रिश्ता ढूंढने निकलेंगे, मेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आएंगे। मैं किसी अमीर और हैंडसम लड़के से ही शादी करूंगी। फिर मेरे पापा और माँ मुझे समझाने लगे कि बेटी, तेरी और भी दो छोटी बहनें हैं, बेटा दहेज के पैसे हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे? आदित्य से शादी करोगी तो कम खर्च में शादी हो जाएगी, अपनी बहनों के बारे में भी तो सोचो। मैंने कहा, लेकिन पापा, मैं इससे शादी करूंगी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, आप समझते क्यों नहीं? पर मेरे घर वालों ने मेरी एक ना सुनी और जबरदस्ती मेरी शादी आदित्य के साथ कर दी। शादी के पहले मैंने अपनी सहेली को अपने दिल की बात बताई थी, तो उसने कहा, तानिया, तू तो बहुत ही बदनसीब निकली। हम लोग समझते थे कि तू बहुत ही खुशनसीब है, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो। लेकिन आज तुम्हारी किस्मत को देखकर मुझे अफसोस हो रहा है।
और अब मेरे दोस्त लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखने लगे थे। विदा होते वक्त माँ ने कहा, बेटा तो बहुत ही खुश नसीब है। आदित्य बिल्कुल ही अकेला है। उसका ना ही माँ है और ना ही बाप है। उसके पूरे घर पर तू राज करेगी। उसकी तो कोई बहन भाई भी नहीं है। यह रिश्ते नाते का चक्कर तुझे नहीं झेलना पड़ेगा, वरना आजकल की सास तो बहू का जीना दुश्वार कर देती है। और फिर जब मैं विदा होकर आज आदित्य के घर आई तो उसके कुछ दूर के रिश्तेदारों ने मेरा स्वागत किया था। सारे रस्मों रिवाज खत्म हो चुके थे। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। अब इस घर में मैं और आदित्य ही रह गए थे। घर में अकेले रहने के कारण मुझे दिल ही दिल में बहुत ही घबराहट होने लगी थी। मैं दिल थामे कमरे में इधर उधर टहल रही थी और फिर जैसे मेरे पति पर मेरी नजर गई, उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। ऐसा नहीं था कि वह खूबसूरत नहीं था, वह हैंडसम नहीं था, वह काफी हैंडसम था, लंबा चौड़ा था, उसके चेहरे पर तेज था। पर ना जाने उसके पैरों में क्या परेशानी थी, जिस कारण से वह इस तरह से लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। और मैंने इस बारे में उनसे जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर उनके पैरों में यह प्रॉब्लम कैसे हुई। मैं तो अपनी ही खूबसूरती की घमंड में चूर थी। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद जब सारे मेहमान घर से चले गए और फिर थोड़ी देर के बाद जब आदित्य कमरे में आए, तो मैं उस वक्त सोने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आदित्य से शादी हो जाने के कारण मेरे सारे सपने तो चूर चूर हो गए थे। सुहाग रात का तो मेरी जिंदगी में कोई नामो निशान ही नहीं था। मेरी जिंदगी अब बेरंग सी हो गई थी। फिर जब आदित्य कमरे में आए तो मैंने उनकी तरफ देखना भी गवारा ना समझा। उन्हें तो लगा था कि मैं दुल्हन बनी बैठी बेसब्री से उनका सुहागरात मनाने के लिए इंतजार करूंगी, पर मैं तो अपने सोने की तैयारी कर रही थी। जब मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तानिया, वाकई तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हारे आने से मेरे इस घर में रौनक सी आ गई है। और तुम यह क्या कर रही हो? आओ मेरे पास आओ। आज हमारी शादी की पहली रात है। मेरे करीब आ जाओ। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैं सोचने लगी, न जाने मैंने इस दिन के लिए क्या क्या सपने देखे थे, और एक पल में मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। और यह सब सिर्फ इन्हीं के कारण हुआ है। एक तो यह लंगड़ा है, ऊपर से उनके पास पैसे भी नहीं है। असल में आदित्य सिक्योरिटी सर्विस में जॉब करता था। जब तानिया ने आदित्य की बातों को कोई जवाब नहीं दिया, तब आदित्य खुद ही तानिया के करीब जाने लगा। अपने करीब आता देख तानिया ने उसे रोक दिया और कहा, आदित्य वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी बात सुनकर आदित्य हैरत से अपनी आंखों में ढेर सारे सवाल लिए मेरी तरफ देखने लगा। फिर मैंने कहा, मैं एक नॉर्मल इंसान से शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम तो अपाहिज हो। ना जाने तुम्हें क्या हुआ है जो कि तुम इस तरह से लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हो। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हुई है और तुमने अब मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। मेरी बात सुनकर आदित्य का चमकता हुआ चेहरा मुरझा सा गया और उनकी आंखों में मुझे एक उदासी सी नजर आने लगी। और फिर न जाने क्यों मुझे भी थोड़ा बुरा सा लगा। शायद मुझे उनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जाने उनका मायूस चेहरा देखकर मेरे दिल को अचानक से क्या हो गया। मैंने कहा, आदित्य मेरी बात को बुरा मत मानना और समझने की कोशिश करना कि आखिर मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने तो शादी से इनकार कर दिया था, पर मेरे पापा ने जबरदस्ती यह शादी करवाई। मैं तुम्हारी कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहती। मेरा ऐसा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं, पर मैं ऐसा पति भी नहीं चाहती थी। मेरी बात सुनकर शायद आदित्य को सदमा लगा और उन्होंने बस इतना ही कहा, सो जाओ। और फिर कमरे की लाइट बंद करके बेड की दूसरी ओर जाकर लेट गया और मैं भी उससे अलग हटकर बेड की दूसरी साइड में जाकर लेट गई। पर बहुत ही कोशिश करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं सोचने लगी, यूं ही लड़कियों के सारे सपने कुर्बान हो जाते हैं। भगवान ने लड़कियों को तो सिर्फ
बलिदान देने के लिए ही बनाया है। आखिर हम लड़कियों को ही छोटी बड़ी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ता है? शादी तो जिंदगी भर का साथ होता है। एक बार शादी के बंधन में बंध जाने के बाद दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। परंतु मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी शादी तो यही सब सोचते सोचते फिर ना जाने कब मुझे नींद लग गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन आधी रात को अचानक से आदित्य ने ऐसी हरकत की, मेरे होश उड़ गए। वो मेरी साड़ी उठाकर मेरे शरीर पर इधर उधर हाथ फेरने लगा और उसका ऐसे करने से मुझे एक करंट का झटका लगा। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। आखिर में एक जवान लड़की थी और वह भी एक जवान मर्द था। मैं खुद से बेकाबू होने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे आदित्य अब अपनी हर जरूरत पूरी कर लेगा और मैं चाहकर भी इसे मना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसकी हरकतें मुझे मदहोश कर रही थी। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया, नहीं, मैं इसका साथ नहीं दूंगी। आखिर मेरे सपने चूर चूर हुए हैं और यह सब इन्हीं के कारण हुआ है। मैं आंखें बंद करके चुपचाप से पड़ी रही और उसे सिर्फ महसूस करती रही। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपना हाथ हटा लिया और मेरी साड़ी भी ठीक कर दी। मैं सुबह उठी तो आदित्य ने नाश्ता रेडी करके डाइनिंग टेबल पर सजा दिया था। मुझे देखते ही कहने लगे, आओ, आकर पहले नाश्ता कर लो। मैं उनको देखने लगी। उनकी आंखों में मुझे प्यार नजर आया, लेकिन मेरे आंखों में उनके लिए कोई भी जज्बात नहीं थे। मैंने चुपचाप से बैठकर नाश्ता किया और फिर आदित्य तैयार होकर काम पर चला गया। अब मैं घर में बिल्कुल अकेले थी, तो मैं अपनी सहेली आरती को फोन लगाया और उसे रात में मेरे साथ जो जो हुआ था सारी बात बताई। आरती मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाती थी। हम दोनों की दोस्ती बहुत ही पुरानी थी। मेरी बात सुनकर आरती बहुत ही एक्साइटेड हो गई और कहने लगी, अरे यार, खुद पर काबू कैसे कर पाई? मैंने कहा, आरती, अभी मजाक करने का वक्त नहीं है। मैं इस रिश्ते से आजादी चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे लंगड़े इंसान को मैं जहां पर भी लेकर जाऊंगी मेरी बदनामी होगी। लोग तो यही बोलेंगे, इतनी खूबसूरत औरत और उसका पति देखो लंगड़ा है। तो मुझे कोई रास्ता बता, ताकि मैं इस रिश्ते से आजाद हो सकूं। मेरी बात सुनकर आरती कहने लगी, तब तो मेरे पास एक ही रास्ता है। तो किसी और लड़के को फंसाकर उसके साथ भाग जा और आदित्य को तलाक दे दे। जब तेरे माँ बाप ने तेरी परवाह नहीं की, तो उनकी इज्जत की परवाह क्यों करने लगी? मुझे अपने सहेली की बात सही लगी। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं इस बारे में सोचती हूँ। फिर मैंने फोन रख दिया। अब तो आरती की कही बात मेरे दिलो दिमाग में घूमने लगी। फिर उसकी कही बातों को अंजाम देने के लिए अब मैं अच्छे से तैयार हुई और घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगी। तभी मेरी नजर पड़ोस के एक नौजवान पर पड़ी। वो मुझे देखते ही मेरे पास आ गया और कहने लगा, तुम आदित्य की पत्नी हो? मैंने उसे नमस्ते कहा और कहा, हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिससे आदित्य की शादी हुई है। मेरी बात सुनकर वह नौजवान कहने लगा, आदित्य के तो भाग्य बदल गए, जो तुम जैसी खूबसूरत पत्नी मिली, वरना वह तो। उसकी बातों से मुझे एहसास हुआ, अब सारे लोग ही ऐसी नजरों से मुझे देखेंगे और ना जाने क्या क्या सोचेंगे। अब मैंने उससे कहा, चलिए घर के अंदर, मैं आपको अपने हाथों की चाय पिलाती हूँ और फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर खुशी नजर आई। कहने लगे, आपकी बातें सुनकर मेरे अंदर चाय पीने की लालसा अभी की अभी जाग उठी है। चलिए अभी चल लेते हैं। अगर आपके हाथों से गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आज मेरा पूरा दिन ही बन जाए। मैंने उसे अंदर बुला लिया। वो बहुत ही खुशी खुशी घर के अंदर आ गया और फिर आकर सोफे पर बैठ गया। मेरे दिमाग में तो सिर्फ मेरी सहेली आरती की बातें ही घूम रही थी। अब मैं उससे हंस हंस कर बातें करने लगी। फिर दोनों साथ में बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीते पीते ही मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू नीचे की ओर गिरा दिया, ताकि उसे मैं अपनी खूबसूरत जिस्म का दीदार करा सकूं। और जैसे मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। उसकी नजर जो मेरे वजूद पर पड़ी, वो बस एक टक मुझे ही देखता रहा। थोड़ी देर के बाद जब वह जाने लगा
उसने पहले मेरे हाथों को पकड़ा और फिर आहिस्ता से उसे दबा दिया और कहा, शुक्रिया भाभी जी, चाय बहुत ही टेस्टी थी, बिल्कुल आपकी तरह, और अब तो यूं ही आता जाता रहूंगा। उसकी बातें सुनकर अब तो मैं और भी हंस हंस कर उससे बातें करने लगी। मैंने कहा, जब दिल चाहे आ जाना, इसे अपना ही घर समझना। वह चला गया था और मैं उसी के ख्यालों में खोने लगी थी। शाम को जब आदित्य काम से वापस आए तो कहने लगे, तुम दिन भर घर पर बोर हो गई होगी, अगर चाहो तो मैं तुम्हें कहीं घुमा लाता हूँ। मैंने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर तभी जिसे सुनकर मेरा चेहरा बिल्कुल ही डर के मारे लाल पड़ गया। वो कहने लगा, विनय घर पर क्यों आया था? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मैंने अपने पड़ोसी को घर पर बुलाया था? कहीं वह मेरे ऊपर नजर तो नहीं रखता? घर में कोई कैमरा तो नहीं लगा रखा है? यह सोचते ही डर के मारे मेरा दिल थर थर कांपने लगा। फिर मैंने तुरंत ही अपने आप को संभाला और कहा, बस यूं ही चाय पीने के लिए आया था। आदित्य कहने लगे, देखो तुम घर पर दिन भर अकेले रहती हो, क्यों किसी को घर के अंदर मत आने दिया करो। समय बहुत ही खराब चल रहा है, लोग भी तरह तरह की बातें बनाएंगे। यह कहकर आदित्य फ्रेश होने के लिए कमरे में चला गया था। फिर रात को खाना खाकर हम दोनों बैठ के एक दूसरे साइड अलग अलग सो गए। आज मुझे बहुत ही जल्दी गहरी नींद आ गई। मैं आराम से सो रही थी कि अचानक आज फिर आदित्य ने मेरे शरीर पर हाथ फेरा और मेरे बेहद करीब आ गया। मैं उसके जोश को महसूस करने लगी थी और उसके इस स्पर्श से मेरा मन मचलने लगा, तड़पने लगा और मेरा शरीर हल्का हल्का कांपने लगा था। मैं अपने ऊपर काबू खोने लगी थी, मुझसे तो बिल्कुल ही रहा नहीं जा रहा था। और तभी अचानक मैं विनय के बारे में सोचने लगी, लेकिन आदित्य के छूने मात्र से ही मेरे अंदर एक अजीब सी आग लग जाती थी। पर मैं उसके सामने अपने आप को समर्पण करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन अब तो रोज रात को यही होने लगा था। हर रात को आदित्य मेरे साथ यही करता, मेरे जिस्मों पर हाथ फेरता, उसे सहलाता, मेरे तन बदन में आग लगाता और फिर आराम से सो जाता। इधर मैं आदित्य के ऑफिस जाने के बाद विनय से अपनी करीबी बढ़ाने लगी थी। अब वह अक्सर मेरे घर पर आता जाता था, मुझे गंदी जोक्स सुनाता था और मेरे साथ हंस हंस कर मजाक करता और फिर कभी कभी मुझे यहाँ वहां हाथ भी लगा देता। मैं उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि मुझे इन सब चीजों में मजा आ रहा था। और अब तो मैं बस हमेशा यही सोचती थी, क्यों न जल्द से जल्द आदित्य को छोड़कर विनय के साथ अपना घर बसा लिया जाए। विनय तो अब मेरे काबू में आ ही गया था और इधर रात में आदित्य भी मेरे जिस्मों के साथ खेलता और मेरे अंदर आग लगा देता, जिस कारण से मेरे अंदर आग भड़कती जा रही थी। और अब मैं उसके दोस्त विनय को हमेशा हमेशा के लिए हासिल करने के लिए मरी जा रही थी। परंतु पता नहीं कैसे मेरे पति आदित्य को पता चल जाता था कि अक्सर ही विनय मुझसे मिलने के लिए घर पर आते रहता है। आदित्य मुझे हर वक्त विनय से मिलने के लिए मना करते रहता था, परंतु मैं उसकी एक बात भी ना सुनती थी क्योंकि मैं आदित्य से नफरत करती थी और सोचती थी, अगर वह खुद लंगड़ा है तो किसी लंगड़ी लड़की से ही शादी कर लेता। बंदर के गले में मोतियों का हार शोभा नहीं देता। शायद अपनी खूबसूरती का मुझे कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था और वजह यह थी कि विनय मुझ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने लगा था। वह हर वक्त मेरे नए नक्श, मेरे जिस्म की तारीफ करता रहता था। मेरे मम्मी पापा मेरे इस ख्यालात से बिल्कुल ही अनजान थे। वह तो सोचते थे कि मैं आदित्य के साथ खुश हूँ और अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रही हूँ, परंतु यहाँ पर तो मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे अंदर विनय को पाने की हसरतें बढ़ती ही जा रही थी। पर एक दिन एक तूफानी रात में मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। वह तूफानी रात मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मेरे अंदर जो अहंकार भरा हुआ था वह एक पल में ही बहाकर ले गया। उस दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी कि तभी अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य ने उठकर दरवाजा खोला। मुझे लगा पता नहीं इतनी रात में कौन आया है। मैं भी चुपके से उठकर जाकर देखी। एक लड़की थी
जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल फीकी हुई थी। इतनी खूबसूरत कि उसके सामने तो मेरी खूबसूरती बहुत ही फीकी लग रही थी। मैं उसे आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। मुझे लगा इतनी रात को यह खूबसूरत हसीना यहाँ पर क्या करने आई है। लेकिन तभी आदित्य ने उस लड़की के साथ एक ऐसी हरकत की, मुझे देखते ही जलन होने लगी। मैं सोचने लगी, मैं भी तो विनय के साथ खुल्लम खुल्ला दोस्ती निभा रही हूँ, उसके साथ हंसी मजाक करती हूँ। जाने मेरे पति आदित्य यह सब कैसे झेल रहे हैं, ना जाने उनके मन में मुझे लेकर क्या फीलिंग आती होगी। आज इस लड़की को अपने पति के साथ देखकर मुझे बहुत ही जलन हो रही थी। और आज मुझे समझ में आ गया था, जब कोई चीज खुद पर आती है तभी समझ में आती है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जाने कितनी बार विनय ने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ा था। वह मेरे जिस्म को कहां कहां हाथ लगा देता था। अब आदित्य उस लड़की को लेकर कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। न जाने आदित्य उस भीगी भागी लड़की के साथ कमरे में बंद होकर क्या कर रहा होगा। जरूर उसके साथ मोहब्बत कर रहा होगा। मैं उसकी जरूरत पूरी नहीं करती, इसलिए इस लड़की को बुलाया होगा। ऐसे बरसाती रात में उसके अंदर को आग भड़क चुकी होगी और मैं उसकी बीवी होने के नाते भी यह सब ख्याल आते ही अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारने लगी, जिस कमरे में मेरे पति उस लड़की को लेकर गए थे। मैं अपने पति की असलियत अपनी आंखों से देखना चाहती थी। जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तब मैं घर से बाहर निकल गई, ताकि खिड़की से ताक झांक कर सब कुछ देख पाऊं। मैं बाहर आ गई थी। काफी बारिश हो रही थी। भीगते हुए मैं उस कमरे के खिड़की के पास गई। अब कांच की खिड़की से मुझे अंदर दिखाई देने लगा था। मैंने देखा कि आदित्य उसके पास बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बैठे हुए थे। फिर उसके बाद वह लड़की आदित्य से लिपट गई। यह नजारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आदित्य मेरे साथ बेवफाई कैसे कर सकते हैं। न जाने आपस में दोनों क्या बातें कर रहे थे। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े, आंखों में आंखें डाले, कुछ एक दूसरे से कह रहे थे। मैंने और देर करना सही नहीं समझा। मेरे कपड़े बुरे तरीके से गीले हो गए थे। मैं दरवाजा पीटने लगी। करीब 10 मिनट दरवाजा पीटने के बाद जब आदित्य दरवाजा खोला तो मुझे देखकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने कहा, मेरे पीठ पीछे तुम यह सब क्या कर रहे हो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब वह लड़की मेरे सामने आ गई और कहने लगी, तुम भी तो यही कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता विनय और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? उसकी बात सुनकर तो मैं बिल्कुल ही दंग रह गई थी। मैं आदित्य की तरफ देखने लगी तो उसने कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। यह लड़की मेरी बहन है और इसका पति विनय है। यह मेरे मामा की बेटी रूही है। हमारी शादी में भी आई थी। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि तुम्हारा तो मुझसे शादी करने का मन ही नहीं था। तभी रूही कहने लगी, तुम मेरे भाई के साथ बहुत गलत काम कर रही हो। साथ में तुमने मेरे साथ भी गलत किया। तुमने मेरे पति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, जिससे हमारे रिश्तों में दूरियां आ गई है। तुम मेरे भाई को हमेशा लंगड़ा लंगड़ा कहते रहती हो। तुम्हें पता भी है वह लंगड़ा कैसे हुआ? मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। मैंने कभी भी पता लगाने की कोशिश नहीं की मेरे पति के साथ क्या हुआ था। मैं तो बस उससे नफरत करती थी। फिर वह कहने लगी, मेरे भैया आर्मी में थे। उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए जांग में गोलियां खाई थी, जिस वजह से आज इनकी यह हालत हुई है। फिर भी इसके लिए इन्हें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अपने देश के लिए गोली खाई थी। रूही की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति के लंगड़े होने के पीछे यह कहानी होगी, जो कि मेरे लिए गर्व की बात थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने सबसे पहले उन दोनों से माफी मांगी। उस रात आदित्य ने मुझे बताया कि वह मुझे पहली नजर में ही चाहने लगा था, तो इस वजह से उसने मुझसे शादी की। मुझे अपने पास लेटा देख वह खुद पर काबू नहीं कर पाता था, इसलिए रोज रात मेरी नींद में जाते ही वह मेरे जिस्मों पर हाथ फेरने लगता था। उसे यह भी पता होता था कि मैं सोती नहीं थी,
बल्कि सोने की एक्टिंग करके उस पल को महसूस करती थी। और अब मैं सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। इसलिए मैं आदित्य की बाहों में लिपट गई और आदित्य को कहने लगी, प्लीज आदित्य, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में एक अनजाना सा गुस्सा भरा पड़ा था और इसी गुस्से की आग में मैं इतने दिनों से जल रही थी। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आदित्य ने प्यार से मेरे माथे पर किस किया और फिर उस रात मेरी और आदित्य की सही मायने में सुहाग रात हुई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और इस बात का भी एहसास हो चुका था कि किसी इंसान से उसकी शारीरिक बनावट के लिए, उसकी कमियों के लिए हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर की खूबसूरती को देखना चाहिए। हमें अपने मन की आंखों से इंसान को देखना चाहिए, तभी हर इंसान हमें खूबसूरत लगेगा। आदित्य कुछ ऐसा ही इंसान साबित हुआ और सच में उसने मुझे बहुत ही प्यार दिया और मुझे मेरी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश रखा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।